ग्रीटिंग्स प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ वरुण फ्रॉम पूर्ण मूर्ति ग्लोबल स्कूल, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। टुडे वी आर डूइंग क्लास 9th NCERT मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6. We are doing introduction of chapter number 6 today. In the previous video we have discussed chapter 1 to 5 of NCERT मैथमेटिक्स क्लास 9th. वो वीडियो सारी की सारी प्यारे बच्चों आपके पास YouTube पे है. यू कैन वॉच दैम एंड रीराइट इन योर फेयर नोटबुक एज वेल. ओके, तो आज की वीडियो में प्यारे बच्चों हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 6 का क्या नाम है, दैट इज़ लाइन्स एंड एंगल्स. तो चैप्टर शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों मैंने कुछ बेसिक टर्म्स लिखी हुई है जो आपके बोर्ड पे ब्लू मार्कर से लिखी हुई हैं. चैप्टर शुरू करने से पहले हम ये सारे के सारे टर्म्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर आपको इन टर्म्स का मतलब समझ में आता है तो ही आप चैप्टर कर सकते हो, नहीं तो आप चैप्टर को नहीं कर सकते. क्योंकि ये सारे टर्म्स बार बार आपके चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगी और आप इन टर्म्स को देखते ही समझ जाना कि इन टर्म्स का मतलब क्या होता है. ठीक है, चलिए हम वन बाय वन एक एक टर्म को लेंगे और उसको डिस्कस करेंगे. और बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि देखिए जो 9th क्लास का ये चैप्टर है दैट इज़ चैप्टर नंबर 6, ये आपकी ज्योमेट्री का आधार है. अगर आपको ज्योमेट्री सीखनी है इन द 9th क्लास, इन द 10th क्लास आल्सो, देन यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस चैप्टर दैट इज़ लाइन्स एंड एंगल्स, बिकॉज दिस इज़ द बेसिक ऑफ ज्योमेट्री सेक्शन इन योर मैथमेटिक्स. क्लियर बेटा? तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं लाइन्स एंड एंगल्स के. नाम से ही हम शुरू करेंगे इनको डेफिनेशंस को समझना. तो पहली जो मैंने टर्म लिखी हुई है प्यारे बच्चों, दैट इज़ अ लाइन. लाइन क्या होती है? अलग अलग मैथमेटिशियंस ने लाइंस के बारे में अलग अलग डेफिनेशन दी है. जैसे लाइन की सबसे सिंपल डेफिनेशन मैं ये कहूँगा, इट इज़ अ ब्रेथलेस लेंथ. क्या है प्यारे बच्चों? ये एक ब्रेथलेस लेंथ है, एक ऐसी लंबाई है जिसकी कोई चौड़ाई नहीं है. मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने ये कहा इट इज़ अ ब्रेथलेस लेंथ, ये एक ऐसी लंबाई है जिसकी कोई भी चौड़ाई नहीं है. जैसे ये रहा, आप देखिए इसकी लंबाई तो आप माप सकते हो लेकिन इसकी चौड़ाई नहीं माप सकते, तो मैं इसको क्या कहूँगा प्यारे बच्चों, ये एक लाइन है. क्या है प्यारे बच्चों? ये एक लाइन है. लाइन में हमेशा ध्यान रखना बेटा, दोनों तरफ एरो आता है. क्या आता है? दोनों तरफ एरो आता है. लाइन के हमेशा दो क्या होते हैं, एजिस पे दो पॉइंट्स होते हैं, दैट इज से पॉइंट ए बी. क्या कहूँगा मैं इनको? पॉइंट ए बी. तो प्यारे बच्चों मैं इसको ये कहूँगा कि ये क्या है? लाइन ए बी है. क्या है प्यारे बच्चों? ये एक लाइन ए बी है. क्लियर है मेरी बात? तो लाइन को आप क्या पढ़ोगे? इट इज़ अ ब्रेथलेस लेंथ. ये आपकी वो ब्रेथलेस लेंथ हो गई है. यहाँ पर आपके पास दो पॉइंट्स होते हैं, दैट इज़ पॉइंट ए एंड बी, और वट एवर यू थिंक अबाउट द नेम ऑफ द पॉइंट्स ए एंड बी. लाइन की एक प्रॉपर्टी होती है प्यारे बच्चों कि लाइंथ दोनों डायरेक्शन में इनडेफिनेटली एक्सटेंड होती है. मैंने क्या कहा? इनडेफिनेटली एक्सटेंड होती है. इसको कितना भी बढ़ाया जा सकता है. ठीक है, लेकिन अगर मैंने ये कहा कि लाइन 6 सेंटीमीटर, तो प्यारे बच्चों इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना होगा? 6 सेंटीमीटर होगा. कितना होगा वो? 6 सेंटीमीटर. अंडरस्टूड? लाइन क्या होती है प्यारे बच्चों? ठीक है, चलिए ये लाइन के बारे में आप समझ गए. द सेकेंड वन इज लाइन सेगमेंट. देखिए आपको नाम से ही पता चल रहा है कि लाइन सेगमेंट क्या होता है. लाइन सेगमेंट को मैं ये कहूँगा, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन. मैंने क्या कहा? ये आपका सपोज लाइन के बारे में मैंने आपको बता दिया. दूसरा, जब मैं लाइन सेगमेंट आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ तो लाइन सेगमेंट के बारे में आप क्या कहोगे? इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन. ये क्या है प्यारे बच्चों? लाइन का ही एक हिस्सा है, एक टुकड़ा है. ये क्या है? लाइन का ही एक टुकड़ा है. सपोज मैंने लाइन का ये टुकड़ा ले लिया इस तरह से, ये एक ए बी लाइन, और प्यारे बच्चों मैंने ये टुकड़ा ले लिया लाइन का, तो यहाँ पर मुझे एक पॉइंट मिला होगा, वो पॉइंट से डी सी हो गया. यहाँ पर ये पॉइंट मिला होगा, ये डी हो गया प्यारे बच्चों. सो दिस इज लाइन सेगमेंट. इसको मैं क्या कहूँगा? लाइन सेगमेंट कहूँगा. क्या कहूँगा प्यारे बच्चों? लाइन सेगमेंट कहूँगा. लेकिन दोनों में फ़र्क क्या होता है? लाइन में और लाइन सेगमेंट में फ़र्क क्या होता है? मैंने लाइन में आपको ये कहा प्यारे बच्चों कि लाइन क्या है? दोनों तरफ इनडेफिनेटली एक्सटेंड हो सकती है. क्या हो सकती है? इनडेफिनेटली एक्सटेंड हो सकती है. लेकिन लाइन सेगमेंट में ये प्रॉपर्टी नहीं होती. तो मैं क्या कहूँगा? इट कांट एक्सटेंड फर्दर. इसको और बढ़ाया नहीं जा सकता. इसको और बढ़ाया नहीं जा सकता. आप कहोगे सर इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन नहीं प्यारे बच्चों.
क्लियर। लाइन सेगमेंट, दिस इज द डॉट्स ओनली, इसके जो सीमाएं होंगी वो सिर्फ ये डॉट्स होंगे, इससे आगे लेफ्ट में और राइट में इसको नहीं बढ़ाया जा सकता, दैट इज अ लाइन सेगमेंट। और लाइन के बारे में मैंने आपको क्या बताया प्यारे बच्चों कि इसकी जो डॉट्स है इनको इनडेफिनेटली मैं दोनों डायरेक्शन में बढ़ा सकता हूं। और प्यारे बच्चों दोनों तरफ क्या आएंगे, ये एरो आएंगे। क्या आएंगे प्यारे बच्चों, दोनों तरफ ये एरो आएंगे, ठीक है। सो दिस इज लाइन एंड दिस इज लाइन सेगमेंट, यू मस्ट अंडरस्टैंड बोथ द टर्म्स। नाउ आई एम रबिंग दिस टू, यू हैव टू राइट देन राइट, क्लियर। चलिए नेक्स्ट वन इज लाइन सेगमेंट हो गया प्यारे बच्चों। द नेक्स्ट वन इज रे। रे क्या होता है प्यारे बच्चों, किरण होती है, किरण। जैसे सूर्य की रे, सनरेज हम बोलते हैं। सनरेज में क्या खास बात होती है, सनरेज में क्या होता है प्यारे बच्चों कि आपके पास एक फिक्स पॉइंट होता है, दैट इज सन। ये क्या है, दैट इज सन। और सन से रे निकल के आती है कुछ इस डायरेक्शन में, क्लियर है, इस तरह से रे निकल के आती है। तो प्यारे बच्चों सन रे जो निकल के आती है, कहने का मतलब क्या है कि इनका जो इनिशियल पॉइंट है जहाँ से ये निकल के आती है, इनका जो इनिशियल पॉइंट है प्यारे बच्चों वो होता है फिक्स, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। और ये कहीं तक भी जा सकती है इन वन डायरेक्शन, कहीं तक भी जा सकते हैं इन वन। ये है तो ये इस डायरेक्शन में बढ़ेगी, ये है तो ये इस डायरेक्शन में बढ़ेगी, मतलब एक डायरेक्शन में इसको कितना भी एक्सटेंड किया जा सकता है, दैट इज़ अ रे, दैट इज़ अ रे। तो आसान शब्दों में इसको मैं ये कहूँगा कि रे में क्या होता है प्यारे बच्चों, इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है और ये इस डायरेक्शन में बढ़ती चली जाती है। सपोज अगर मैंने नाम दे दिया ए और बी, तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगी, ए बी रे हो जाएगी। और प्यारे बच्चों इसको डिनोट किया जाता है, ए बी के ऊपर इस प्रकार से रे लगा दी जाती है, रे का साइन लगा दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों मैं इसको क्या कहूँगा, रे ए बी कहूँगा, क्या कहूँगा, रे ए बी कहूँगा, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या होगी कि इसका एक पॉइंट तो प्यारे बच्चों फिक्स होता है और जो दूसरा पॉइंट है उसको एक्सटेंड कर सकता हूँ मैं इनडेफिनेटली। क्या कर सकता हूँ, एक्सटेंड इनडेफिनेटली, क्लियर है। एक पॉइंट फिक्स होगा और दूसरे पॉइंट को मैं इनडेफिनेटली क्या कर सकता हूँ प्यारे बच्चों, एक्सटेंड कर सकता हूँ, दैट इज कॉल्ड अ रे। क्या कहूँगा उसको, रे कहूँगा, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो आपको ये तीनों डेफिनेशन यहाँ तक क्लियर हो गई प्यारे बच्चों। लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होती है और रे क्या होती है, ये तीनों चीज़ें आपको बिल्कुल टिप्स पे एकदम डेफिनेशन भी और पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए कि क्या रे है, क्या लाइन है और क्या लाइन सेगमेंट, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑल थ्री टर्म्स। गेटिंग माय पॉइंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन इज दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या है प्यारे बच्चों, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग आपको नाम से ही पता चल रहा है, इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, जो एक दूसरे को काटे, दीज आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। द लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, वो लाइन जो एक दूसरे को प्यारे बच्चों इंटरसेक्ट करे उनको हम क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। जैसे प्यारे बच्चों ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। सपोज दिस इज ए बी एंड दिस इज सी डी। तो प्यारे बच्चों मैं ए बी और सी डी को क्या कहूँगा कि ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं। क्या है, ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है, दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट से दिस इज पॉइंट ओ। क्लियर है मेरी बात। तो ए बी और सी डी प्यारे बच्चों क्या कहूँगा मैं इनको, इंटरसेक्टिंग लाइन्स कहूँगा। क्या कहूँगा, इंटरसेक्टिंग लाइन कहूँगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन्स क्या होती हैं, लाइन्स के बारे में आप पढ़ चुके हो। और देखिए ये जो चीज़ें हैं ना प्यारे बच्चों, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, पैरेलल लाइन्स, वी हैव डिस्कस्ड दीज टाइप्स इन प्रीवियस चैप्टर, दैट इज इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री एज वेल। मैंने बिल्कुल डिटेल में आपको कराया है कि पैरेलल लाइन्स क्या होते हैं। चलिए समझ लेते हैं। पैरेलल लाइन्स, पहली बात एक पेयर होता है, एक जोड़ा होता है प्यारे बच्चों। सपोज मैंने दो लाइन्स ले ली, मैंने यहाँ पर लाइन ले ली प्यारे बच्चों ए और बी, और दूसरी लाइन ले ली मैंने सी और डी। तो मैं ए बी और सी डी को पैरेलल तब कहूँगा प्यारे बच्चों, पहला पॉइंट ए बी और सी डी को पैरेलल तब कहा जाएगा जब ये दोनों एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, चाहे दोनों को किसी भी डायरेक्शन में बढ़ाया जाए, चाहे दोनों को इसको उस डायरेक्शन में बढ़ाया जाए, इसको इस डायरेक्शन में बढ़ाया जाए, इस डायरेक्शन में बढ़ाऊँ, इस डायरेक्शन में बढ़ाऊँ, वे एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट इज डिस्टेंस।
डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स रिमेन्स सेम। क्या कहूँगा मैं? डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स ऑलवेज रिमेन्स सेम। कि जो प्यारे बच्चों डिस्टेंस है बिटवीन द लाइन्स वो क्या होगा? हमेशा सेम होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर इन दो लाइन्स, ये दोनों लाइन पैरेलल है प्यारे बच्चों, अगर ये 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ, तो हमेशा इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या रहेगा? 1 सेंटीमीटर रहेगा। दैट इज़ डिस्टेंस भी अगर मैं कहूँ तो प्यारे बच्चों मैं कहूँगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या कहूँगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहने का मतलब क्या? ये डिस्टेंस 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए दूसरी लाइंस के साथ, तो उसको मैं क्या कहूँगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहूँगा। क्या कहूँगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्योंकि देखिए आप डिस्टेंस कहोगे सर ऐसे भी तो हो सकता है, क्लियर? तो ये डिस्टेंस मान लिया कि हाँ ये डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ हम क्या टर्म इस्तेमाल करेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहना चाहिए? परपेंडिकुलर रहना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन से रहनी चाहिए। क्लियर है टर्म? दैट इज़ द पैरेलल लाइन। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए इसको भी रब कर देते हैं। एक एक टर्म समझेंगे, उनको रब करके चलेंगे और वहाँ टिक करके चलेंगे कि जो जो हम पढ़ चुके हैं। हम 5 टर्म्स डिस्कस कर चुके हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टर्म, दैट इज एंगल। इट इज़ द इम्पोर्टेंट टर्म, आई मस्ट से। एंगल क्या होता है? देखिए एंगल की भी डेफिनेशन अलग अलग मैथमेटिशियन अपने हिसाब से देते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि एंगल क्या होता है प्यारे बच्चों? जब भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से, कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट हो गया, एक पर्टिकुलर पॉइंट से 2 रेज निकले। क्या रेज निकले? 2 रेज निकले। एक पॉइंट से ओ से 2 रे निकले, ओ ए और ओ बी। एक पर्टिकुलर पॉइंट से प्यारे बच्चों अगर 2 रेज निकलती है, क्या निकलती है? 2 रेज निकलती हैं, तो प्यारे बच्चों मैं इनके बीच को क्या कहूँगा कि ये एक एंगल फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? ये एक एंगल फॉर्म करते हैं। प्यारे बच्चों मैं इस एंगल को क्या नाम दूंगा? देखिए जो एंगल होगा ना प्यारे बच्चों वो हमेशा बीच में लिखा जाएगा, AOB, दिस इज़ द एंगल। और इसको मैं ऐसे भी पढ़ सकता हूँ BOA। ये दोनों बातें सेम है, ये दोनों बातें सेम है। या तो मैं A से शुरुआत करूँ, B को बीच में रखूँ, B पे ख़त्म करूँ, AOB, और इक्वल होगा यहाँ से शुरुआत करता हूँ BOA से। ठीक है, तो प्यारे बच्चों एंगल क्या होता है? इफ़ टू रे इनिशिएट फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, या एक सेम पॉइंट। क्लियर? अगर 2 रे एक ही बिंदु से निकले प्यारे बच्चों तो मैं उसको क्या कहूँगा? एंगल कहूँगा। क्या कहूँगा प्यारे बच्चों? एंगल कहूँगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अब टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ लेते हैं थोड़े से। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप ऑफ एंगल में मैंने यहाँ पर 3 एंगल लिखे प्यारे बच्चों, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहाँ पर अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एंगल। क्या है ये? टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो पहला प्यारे बच्चों मैंने ये कहा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, इसको हिंदी में हम बोलते हैं न्यून कोण। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? हिंदी में न्यून कोण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यून कोण। एक्यूट एंगल वो एंगल होता है प्यारे बच्चों जहाँ पर सपोज अगर मैं कोई एंगल ले लूँ, एंगल सपोज मैंने x डिग्री ले ली, x डिग्री एंगल ले लिया, तो x डिग्री क्या होगा? 0 से तो बड़ा होगा प्यारे बच्चों, 0 से तो बड़ा होगा, और 90 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा। तो उस एंगल को मैं क्या कहूँगा? दैट इज़ कॉल्ड एक्यूट एंगल। क्या होगा ये? एक्यूट एंगल। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। अच्छा एग्जाम्पल है आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसके सारे के सारे एंगल जो है प्यारे बच्चों 60 डिग्री के एंगल। कितने डिग्री के एंगल है? 60 डिग्री के एंगल है प्यारे बच्चों। तो मैं इनको क्या कहूँगा कि ये सारे के सारे क्या है प्यारे बच्चों? एक्यूट एंगल्स है। क्या है ये? एक्यूट एंगल्स है। आपको पता है ना एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल के केस में क्या होता है कि ऑल द सम ऑफ द एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो आप एक्यूट एंगल समझ गए। ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद मैंने बोला राइट एंगल प्यारे बच्चों। क्या बोला मैंने? राइट एंगल बोला। राइट एंगल को हिंदी में कहते हैं हम समकोण। क्या कहते हैं? समकोण। प्यारे बच्चों अगर मैंने x कोई एंगल लिया है तो वो मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री। दैट्स इट। कि हम राइट एंगल उस एंगल को कहेंगे जो एंगल कितने डिग्री का होगा प्यारे बच्चों? 90 डिग्री का होगा। इफ़ सपोज मैं ऐसे एक एंगल बनाऊँ, ये रे मैंने बना दी, ओ ये वर्टिस है, ये ए है, ये बी है प्यारे बच्चों, तो मैं ये कहूँगा कि एंगल AOB कितने डिग्री का होगा प्यारे बच्चों?
90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90। और जो एंगल 90 डिग्री का होगा ना प्यारे बच्चों, देखिए इस तरह से उसका सिंबल होगा। ये सिंबल जहाँ होगा एंगल का, ये एंगल का सिंबल जहाँ होगा इस प्रकार से, तो वो एंगल कितने डिग्री का होगा प्यारे बच्चों? 90 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा प्यारे बच्चों? 90 डिग्री। समझ में आ रही है मेरी बातें? कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। इसके बाद हम पढ़ेंगे ओब्ट्यूज एंगल। सेकंड हो गया। थर्ड में हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों ओब्ट्यूज एंगल। ओब्ट्यूज एंगल को हिंदी में हम कहेंगे अधिक कोण। अधिक कोण, देखिए वो टर्म्स मैं आपको लिखवा रहा हूं जो आपको आसानी से याद रह जाए। अधिक कोण या ओब्ट्यूज एंगल वो एंगल होता है, सपोज एक्स कोई एंगल है प्यारे बच्चों, वो 90 डिग्री से तो बड़ा होगा लेकिन 180 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा। उसको हम क्या कहेंगे? ओब्ट्यूज एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? ओब्ट्यूज एंगल। फॉर एग्जांपल इस तरह की अगर एक ट्रायंगल की शेप मिलती है आपको ये, तो प्यारे बच्चों जो ये एंगल है ये 90 डिग्री से क्या है? बड़ा है। क्या है? ये 90 डिग्री से बड़ा है। तो मैं इस एंगल को क्या कहूँगा प्यारे बच्चों कि ये कैसा एंगल है? एक ओब्ट्यूज एंगल है। कैसा एंगल है? ये एक ओब्ट्यूज एंगल है। नाउ ओब्ट्यूज एंगल तक हम पढ़ चुके हैं, 7 टर्म्स हम क्लियर कर चुके हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन इज स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट एंगल क्या होता है? देखिए स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट एंगल समझते हैं एक बार क्या होता है। पॉइंट नंबर 4, आपके पास एक पॉइंट है प्यारे बच्चों, आपके पास एक पॉइंट है, यहां से एक रे निकली, ये रे है, इसके अपोजिट बिल्कुल स्ट्रेट एक दूसरी रे निकलती है, इसी के अपोजिट प्यारे बच्चों, इसी के अपोजिट, इसी वो पर्टिकुलर पॉइंट के अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरी रे निकली, पर्टिकुलर पोजीशन में एक दूसरी रे निकली, बिल्कुल स्ट्रेट है। जैसी ये रे है उसी के अपोजिट डायरेक्शन में एक स्ट्रेट रे निकलती है प्यारे बच्चों। तो इस लाइन को, ये जो सीधी लाइन बन गई, इसको मैं कहूँगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है प्यारे बच्चों? ये एक स्ट्रेट लाइन है। क्या कहूँगा मैं? एक स्ट्रेट लाइन है। लेकिन हमने एंगल की डेफिनेशन में ये पढ़ा है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से अगर 2 रेज निकलती है तो वहाँ पर एक एंगल भी फॉर्म होता है। क्या होता है? एक एंगल भी फॉर्म होता है। और प्यारे बच्चों जो एंगल यहाँ पर फॉर्म होगा ना, ये जो एंगल यहाँ पे फॉर्म होगा प्यारे बच्चों, इस एंगल में को मैं कहूँगा स्ट्रेट एंगल। क्या कहूँगा प्यारे बच्चों? स्ट्रेट एंगल। और ये जो स्ट्रेट एंगल होगा ये हमेशा कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा प्यारे बच्चों? 180 डिग्री का होगा। समझ लेते हैं एक बार दोबारा। एक पर्टिकुलर पॉइंट से अगर एक रे निकली और उसी के अपोजिट अगर दूसरी रे निकलती है तो ये एक लाइन बनाती है और उस लाइन को मैं कहूँगा स्ट्रेट लाइन। क्या कहूँगा? स्ट्रेट लाइन। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो एंगल बनेगा उस एंगल को मैं क्या कहूँगा? स्ट्रेट एंगल कहूँगा। और वो एंगल कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा प्यारे बच्चों? 180 डिग्री का। ठीक है, चलिए यहाँ तक पहुँच गए, 180 डिग्री तक पहुँच गए। अब 180 डिग्री से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। द 5th टाइप ऑफ एंगल इज दैट इज रिफ्लेक्स एंगल। यहाँ से एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दिस इज द इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ एंगल दैट इज रिफ्लेक्स एंगल। किसी भी एंगल को प्यारे बच्चों मैं रिफ्लेक्स एंगल तब कहूँगा जब वो एंगल 180 डिग्री से तो बड़ा हो और कितने डिग्री से छोटा हो? 360 डिग्री से छोटा हो। क्लियर? तो उस एंगल को मैं क्या कहूँगा प्यारे बच्चों? एक रिफ्लेक्स एंगल कहूँगा। क्या कहूँगा? एक रिफ्लेक्स एंगल कहूँगा। सपोज आपके सामने ये एंगल प्यारे बच्चों, ये कोई एंगल है, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल ये वाला होगा, इस वाले एंगल को मैं कहूँगा कि प्यारे बच्चों ये क्या है? रिफ्लेक्स एंगल। क्योंकि देखिए ये एंगल क्या है? ये तो 90 से भी छोटा, लेकिन अगर मैं इस कंप्लीट एंगल को ऐसे मेज़र करूँगा तो ये एंगल क्या है प्यारे बच्चों? ये 180 डिग्री से बड़ा है लेकिन 360 डिग्री से क्या है? छोटा है। 360 डिग्री का मतलब क्या होता है? 360 डिग्री का मतलब तो ये पूरा ही घूम गया, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन है, ये ऐसे पूरा ही घूम गया ये एंगल, ये क्या हो जाएगा? एक 360 डिग्री का एंगल हो जाएगा। कंप्लीट सर्कल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 360 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ठीक है प्यारी बात। तो आप अब टाइप ऑफ एंगल समझ चुके हो, रिफ्लेक्स एंगल भी आपने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों पेयर ऑफ एंगल्स। बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, यू मस्ट अंडरस्टैंड द थिंग्स विच आई एम डिस्कसिंग हियर। क्लियर? तो हम रिफ्लेक्स एंगल तक पढ़ चुके हैं कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन इज पेयर ऑफ एंगल। द 10th वन इज पेयर ऑफ एंगल। ये भी इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा,
इस्तेमाल होगा पेयर ऑफ एंगल्स। सबसे पहला है प्यारे बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है? ये पेयर ऑफ एंगल्स है, एंगल्स का एक ऐसा जोड़ा होता है जिनको हम कॉम्प्लीमेंट्री कहेंगे। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से एंगल होते हैं? मैंने कहूँगा इफ़ एंगल ए और एंगल बी का सम अगर प्यारे बच्चों 90 डिग्री है। मैंने दो एंगल लिए यहाँ पर, एंगल ए और एंगल बी, अगर दोनों का सम 90 डिग्री प्यारे बच्चों, तो मैं कहूँगा देन एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो क्या कहूँगा प्यारे बच्चों कि ये दोनों क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। लाइक इस प्रकार का कोई एंगल होगा और मैं अगर इसको ऐसे तोड़ दूँ तो सपोज़ ये एंगल ए हो गया और ये एंगल बी हो गया। अगर दोनों का जोड़ प्यारे बच्चों, दोनों का जोड़ अगर 90 डिग्री बनता है तो मैं ये कहूँगा कि ये दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है प्यारे बच्चों। क्या कहूँगा कि ये दोनों क्या है बच्चों? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मेरी बात समझ में आ गई? ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। द सेकेंड वन इज सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स को मैं क्या कहूँगा? सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? बिल्कुल ध्यान से पढ़ोगे। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? मैं टू एंगल्स को सप्लीमेंट्री एंगल्स तब कहूँगा जब दोनों का सम 180 डिग्री हो जाए। क्या हो जाए? दोनों का सम 180 डिग्री हो जाए प्यारे बच्चों, तो उनको मैं क्या कहूँगा कि ये क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल है। तो क्या लिखेंगे? देन एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्री। तो इन दोनों को मैं क्या कहूँगा कि ये दोनों क्या है प्यारे बच्चों? सप्लीमेंट्री हैं। देखिए एक स्ट्रेट लाइन पर जो दो एंगल बनते हैं ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अगर मैं इसको ए बोलूँ और इसको बी बोलूँ तो प्यारे बच्चों ये दोनों ही एंगल क्या होंगे? सप्लीमेंट्री होंगे। क्या होंगे प्यारे बच्चों? ये सप्लीमेंट्री होंगे, क्योंकि इन दोनों के एंगल्स का सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन इज एडजेसेंट एंगल्स। क्या है प्यारे बच्चों? एडजेसेंट एंगल्स। तो अगला जो होगा आज वो क्या होगा? एडजेसेंट एंगल। थर्ड टाइप एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? आप छोटी क्लासों में अच्छी तरह पढ़ चुके हो एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। समझना ध्यान से। एडजेसेंट एंगल्स वो एंगल होते हैं जिनमें कम से कम एक रे कॉमन हो। एक रे क्या हो जाए? कॉमन हो जाए। वन रे मस्ट बी कॉमन। सपोज मैं आपके सामने ये एक एंगल लिया मैंने, इस एंगल के मैंने टुकड़े टुकड़े कर दिए, दो और टुकड़े कर दिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मैं ये कहूँगा कि ये ए एंगल है, ये बी एंगल है प्यारे बच्चों, और ये सी एंगल है, ठीक है। मैंने तीन अलग अलग पार्ट कर दिए, ए बी और सी। तो मैं एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन से एंगल्स को कहूँगा? देखिए ए और बी एडजेसेंट एंगल्स होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वाली रो दोनों, ये वाली रे जो है वो दोनों में कॉमन है, ये वाली जो रे है वो क्या है? दोनों में कॉमन है। तो इसको मैं कहूँगा ए और जो एंगल बी है वो क्या है? एडजेसेंट है। क्या है? वो दोनों एडजेसेंट है। सिमिलरली मैं बी और सी को एडजेसेंट कहूँगा क्योंकि ये जो रे है ये दोनों में कॉमन है। तो मैंने कहा बी और सी जो है वो क्या है? एडजेसेंट है। वो भी क्या है? एडजेसेंट है। लेकिन मैं ए और सी को एडजेसेंट नहीं कहूँगा क्योंकि इन दोनों में रे कॉमन नहीं है, क्योंकि बी बीच में आ गया। तो मैं क्या है? ए और सी को एडजेसेंट नहीं कहूँगा, ए और सी को एडजेसेंट नहीं कहूँगा। बात क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ए और बी क्या है? एडजेसेंट एंगल्स है क्योंकि दोनों में एक रे कॉमन है। बी और सी भी एडजेसेंट है क्योंकि एक रे इनमें भी कॉमन है। सी और ए को मैं एडजेसेंट नहीं कहूँगा क्योंकि इनमें कोई भी एक रे कॉमन नहीं आती है, ठीक है। चलिए, तो ये लेफ्ट साइड की हम सारी की सारी जो टर्म्स हैं इनको डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब हम राइट साइड पे जाते हैं। राइट साइड पे मैंने क्या लिख रखा है वो सारी की टर्म्स और डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला है प्यारे बच्चों आपके पास लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है? मैंने लिखा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। प्यारे बच्चों देखिए, लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है कि सपोज एक आपके पास स्ट्रेट लाइन है, उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है। एक ट्रांसवर्सल लाइन मैंने ये ले लिया, सपोज आप कोई भी नाम दे सकते हो। तो प्यारे बच्चों जिस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये कट करेगी ना,
अगर मैं इसको नाम दे दूं प्यारे बच्चों, ये एंगल ए हो गया, ये बी हो गया, ये वाला सी हो गया, ये वाला डी हो गया प्यारे बच्चों, तो एक डायरेक्शन में, मैंने ये कहा प्यारे बच्चों, एक डायरेक्शन में जो एंगल बनेंगे एक डायरेक्शन में, उनका सम 180 डिग्री होगा। मैंने क्या कहा, एक डायरेक्शन में जो एंगल बनेंगे प्यारे बच्चों, उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, और उनको मैं कहूँगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्या कहूँगा प्यारे बच्चों, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। सपोज ये एक लाइन है, इसको ये दूसरी लाइन कट कर रही है, तो इस लाइन के लेफ्ट साइड में जो एंगल बन रहे हैं, दैट इज एंगल ए और एंगल डी, दोनों का सम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 180 डिग्री हो जाएगा इस लाइन के लेफ्ट में। सिमिलरली इस लाइन के राइट में जो एंगल बन रहे हैं, उनका सम भी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 180 डिग्री हो जाएगा। नाउ अगर मैं इस लाइन को समझूं, ये लाइन, तो इस लाइन से ऊपर जो एंगल बन रहे हैं, उनका सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा प्यारे बच्चों। सिमिलरली इस लाइन से नीचे जो एंगल बन रहे हैं, उनका सम भी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 180 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 180 डिग्री। और इनको मैं कहूँगा प्यारे बच्चों कि ये क्या है, लीनियर पेयर है। क्या है प्यारे बच्चों, ये लीनियर पेयर है। क्या है मेरे बेटा, लीनियर पेयर। मेरी बात समझ में आई मेरी बात समझ में। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है, व्हेन सम ऑफ द एंगल्स इज 180 डिग्री। और एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनेंगे, उनको हम क्या कहेंगे, 180 डिग्री कहेंगे। ऐसा हो सकता है कि किसी एक स्ट्रेट लाइन पे दो से ज़्यादा एंगल बने। सपोज देखिए, अगर प्यारे बच्चों ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस लाइन को ऐसे भी कट कर रही है और इसी पॉइंट से कोई ऐसे भी कट कर रही है, ये एक ही पॉइंट, ठीक है प्यारे बच्चों। और मैं इनको अगर नाम दूं मेरे बेटा, ये ए है एंगल, ये बी है, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ प्यारे बच्चों। तो देखिए आपके पास ये रे है ना, एक लाइन को उठा लो बट्टे, एक लाइन को उठा लो, उस लाइन के नीचे जो एंगल बनेंगे ए एफ ई, इनका सम 180 डिग्री होगा। मेरी बात समझे। एक लाइन पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जितने भी एंगल्स बनेंगे, उन सभी का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। मेरी बात ध्यान से सुनिए। एक लाइन पे, एक पॉइंट पे, एक लाइन पे, एक पॉइंट पे जितने भी एंगल्स बनेंगे, उन सभी का सम क्या होगा प्यारे बच्चों, 180 डिग्री होगा। सिमिलरली ऑन द राइट साइड, इस लाइन के राइट में कौन से एंगल हैं, बी सी डी, इनका भी सम क्या होगा प्यारे बच्चों, 180 डिग्री। इस लाइन का काम खत्म। ये लाइन उठा लो, ये लाइन के ऊपर एंगल कौन है, एंगल ए बी सी, इनका सम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 180 डिग्री। इसके नीचे एंगल एफ ई डी, इनका सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। बात समझ में आ गया। इस लाइन का रोल खत्म हो गया। अब ये लाइन उठा लो, इस लाइन के लेफ्ट में जो एंगल है, दैट इज एंगल एफ ए बी, इनका सम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 180 डिग्री। इसके नीचे जो है, दैट इज सी डी ई, इसका भी सम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 180 डिग्री। तो इनको मैं कहूँगा कि ये क्या है प्यारे बच्चों, लीनियर पेयर है। क्या है ये, लीनियर पेयर है। एक स्ट्रेट लाइन पर, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जितने भी एंगल्स बनते हैं, उन सभी का सम 180 डिग्री होगा। क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये पॉइंट क्लियर है। चलिए, क्योंकि इन टर्म्स का प्यारे बच्चों अब आने वाले एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मैं रब कर देता हूँ। अब जो आने वाली जो ये 5 एंगल्स हैं, मैंने 5 एंगल्स लिखे हुए हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, इन सभी को हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल ब्रीफली, क्योंकि ये जो आने वाले 5 एंगल्स है, यही आधार है आपके आने वाले चैप्टर का। मेन ये आधार यही है। ये तो टर्म्स हो गई, लेकिन ये टाइप्स ऑफ एंगल्स जो हैं प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल आपको पॉइंट दिमाग में क्लियर होने चाहिए कि ये एंगल किस प्रकार के हैं, ठीक है, और ये आपको समझ में भी आने चाहिए, ठीक है। ध्यान से देखना। अब मैं एक एग्जाम्पल लूँगा, उसी में सारे क्वेश्चंस करूँगा। मैंने ले लिया कि 2 स्ट्रेट लाइन ले ली प्यारे बच्चों। मैंने ले लिया लेट ए बी एंड सी डी बी 2 पैरेलल ले लेते हैं। मैंने ले ली 2 पैरेलल लाइंस प्यारे बच्चों। मैंने 2 लाइन ली, एक तो लाइन ले ली प्यारे बच्चों ए बी, और दूसरी ले ली प्यारे बच्चों मैंने सी डी। क्या ले ली मैंने, सी डी। लेट आ ट्रांसवर्सल लाइन, लेट आ ट्रांसवर्सल लाइन, मैंने एक ट्रांसवर्सल लाइन ले ली प्यारे बच्चों। सपोज मैंने वो पी क्यू ले ली, इंटरसेक्ट
AB at point O and CD at point PQ ले लिया मैंने, AB भी आ गया, CD भी आ गया, PQ भी आ गया, O भी आ गया, और मैं क्या लूँ पॉइंट, भाई पॉइंट ले लेता हूँ मैं, सपोज E पॉइंट ले लेता हूँ। ठीक है, देखो मैंने क्या लिखा है, ध्यान से समझना, थोड़े शब्द छोटे हो सकते हैं लेकिन मैं साथ के साथ रिपीट कर रहा हूँ तो इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर यू। मैंने ले लिया प्यारे बच्चों लेट ए बी एंड सी डी बी टू पैरेलल लाइन, एक मैंने ये ए बी ले लिया प्यारे बच्चों, एक मैंने ले लिया प्यारे बच्चों ये सी डी, मैंने दो क्या ले ली प्यारे बच्चों, पैरेलल लाइंस ले ली, क्या ले ली, पैरेलल लाइन ले ली, एक मैंने ए बी ले लिया और दूसरा मैंने क्या ले लिया, सी डी ले लिया। एक ट्रांसवर्सल लाइन ली, ट्रांसवर्सल होता है जो टेढ़ी लाइन काटती है, पी क्यू, एक ट्रांसवर्सल लाइन ले ली मैंने पी क्यू, सपोज ये मैंने पी क्यू ले ली, ये पी और ये क्यू, एक ट्रांसवर्सल लाइन ले ली मैंने पी क्यू प्यारे बच्चों, और इंटरसेक्ट करती है ए बी को पॉइंट ओ पर, ए बी को पॉइंट ओ पर, ए बी को पॉइंट ओ पर, इस तरह से चलिए समझ लेते हैं कि ये पॉइंट है ओ, और सी डी को पॉइंट ई पर। क्लियर है? तो एक ट्रांसवर्सल लाइन ली मैंने प्यारे बच्चों पी क्यू जो ए बी को ओ पर काटती है और सी डी को पॉइंट ई पर काटती है। ठीक है, तो देखिए ऐसा काटने से एंगल्स क्या क्या बने, उन एंगल को नाम देते हैं। सपोज ये एंगल 1 हो गया, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और प्यारे बच्चों ये 8। ऐसा करने से प्यारे बच्चों मेरे पास यहाँ पर 8 एंगल्स बने। कितने एंगल्स बने प्यारे बच्चों? 8 एंगल्स बने। अब इन सभी को हम डिस्कस करेंगे। पहली टर्म मैंने उठाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन सी टर्म उठाई मैंने? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब यहाँ पर जो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं ना प्यारे बच्चों, हम उनको लिखेंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल, मेरी बात ध्यान से सुनो, शायद मैं ये डिस्कस नहीं किया अभी तक, सुनिएगा। दो लाइनें एक दूसरे को जब भी काटें, दो लाइनें एक दूसरे को जब भी काटें तो उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं ना प्यारे बच्चों, वो इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? वो इक्वल होते हैं, और उनको हम कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। सी यहाँ पर ये लाइन, अभी हम निचला जो पोर्शन है ना उसको भूल जाते हैं, अभी ये ऊपर वाला पोर्शन याद रखते हैं। ये लाइन इस लाइन को काट रही है, ठीक है। तो यहाँ पर दो अपोजिट एंगल बनते हैं, 1 और 3 अपोजिट है, 2 और 4 अपोजिट है। इनको मैं कहूँगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या कहूँगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वो इक्वल होंगे, 1 और 3 इक्वल होगा और 2 और 4 इक्वल होगा। समझ में आई मेरी बात? 1 और 3 इक्वल होगा, 2 और 4 इक्वल होगा। सिमिलरली ये लाइन जब इसको काटती है तो 7 और 6 इक्वल होगा, और प्यारे बच्चों 5 और 8 इक्वल होगा। और इनको मैं कहूँगा कि ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। क्या है प्यारे बच्चों? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। जब एक लाइन किसी दूसरी लाइन को काटती है, एक लाइन किसी दूसरी लाइन को काटती है, तो वहाँ पर 4 एंगल निकल के आते हैं, 4 एंगल निकल के आते हैं। और जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनको हम कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या कहेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और यहाँ पर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑलवेज क्या होते हैं प्यारे बच्चों? इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर 4 जोड़े बने, 1 और 3 इक्वल है, 2 और 4 इक्वल है, 7 और 6 इक्वल है, 5 और 8 इक्वल है। तो इनको हम क्या कहेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या कहेंगे? वर्टिकली अपोजिट। क्लियर है ये बात? नोट कर लेना। आगे बढ़ रहा हूँ, इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है, नोट कर लेना है बात। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों कोरस्पोंडिंग एंगल्स। क्या है? कोरस्पोंडिंग एंगल्स। कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं? मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जब एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइन को, जब एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइन को कोई स्ट्रेट लाइन कट कर, कोई स्ट्रेट लाइन कट करे प्यारे बच्चों, तो स्ट्रेट लाइन के एक साइड में, स्ट्रेट लाइन के एक साइड में, या तो एक साइड ये लूँ या एक साइड ये लूँ, दोनों डिस्कस करेंगे। लेकिन इस स्ट्रेट लाइन के राइट साइड में ऊपर जो एंगल बनते हैं, ऊपर जो एंगल बनते हैं वो इक्वल होते हैं, और उनको कहते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल। क्या कहेंगे? कोरस्पोंडिंग। जैसे अगर ये स्ट्रेट लाइन है, इसके राइट साइड में ऊपर एंगल कौन बन रहे हैं? एंगल 2 और एंगल 5। तो मैं एंगल 2 और एंगल 5 को क्या कहूँगा? कि ये इक्वल है, और इनको क्या कहेंगे?
कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे। ऊपर और सिमिलरली नीचे एंगल 3 और एंगल 6, ये भी क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। क्या है ये? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। लेफ्ट में आ जाओ, लेफ्ट में ऊपर कौन है? 1 और 7 है, तो 1 और 7 क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। और 4 और 8, तो 4 और 8 भी प्यारे बच्चों क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। ये 4 आपके पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल आ गए जो क्या है? इक्वल है। क्या है प्यारे बच्चों? ये इक्वल है। दो पैरेलल लाइंस है, एक स्ट्रेट लाइन काट रही है। एक साइड में जो ऊपर की तरफ एंगल बनते हैं 2 और 5 उनको कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे, नीचे की तरफ एंगल बनते हैं 3 और 6 उनको कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे। सिमिलरली ऑन द लेफ्ट साइड एज वेल, ऊपर जो एंगल बनते हैं 1 और 7 उनको कोरस्पॉन्डिंग कहेंगे, नीचे जो एंगल बनते हैं 4 और 8 उनको भी क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। पॉइंट क्लियर है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? वेरी एक एक टाइप ऑफ एंगल्स लिखूंगा मैं, एक एक टाइप ऑफ एंगल समझाऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। आप इनको नोट करके चलोगे और यहीं पर क्लियर करके चलोगे, आगे नहीं समझाऊंगा दोबारा ये बात, ठीक है? क्वेश्चंस बिल्कुल डायरेक्ट करूंगा, रेफरेंस दे दूंगा कि ये किस टाइप के एंगल है, बस डिटेल में नहीं जाऊंगा। आप यहीं से क्लियर करके चलोगे कि ये किस टाइप का एंगल है। चलिए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाद नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन से टाइप के प्यारे बच्चों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल का मतलब क्या? अंदर, अंदर मतलब दो पैरेलल लाइन को अगर एक स्ट्रेट लाइन काट रही है तो इसके अंदर, मतलब 1 और 2 को छोड़ दूं, 8 और 6 को छोड़ दूं, अंदर जो ये 4 एंगल बने हैं इन्हीं को हमें रीड करना है। अंदर जो ये 4 एंगल बने हैं 3, 4, 5, 7 इन्हीं को मुझे रीड करना है। और प्यारे बच्चों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है? देखिए सॉरी, अगर दो पैरेलल लाइन से और प्यारे बच्चों एक Z बना रही है, क्या बना रही है? एक Z की तरह शेप बना रही है, लाइक दिस। ये एक Z की तरह शेप बन रही है Z की तरफ शेप। तो प्यारे बच्चों जो ये Z की तरह शेप बनती है, अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ये वाला जो एंगल होगा ना, यहाँ जो Z का ये एंगल बना इसके इक्वल होगा, और इसको मैं क्या कहूँगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहूँगा। दैट इज एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 5। सिमिलरली अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ भी एक Z बन रहा है, इस प्रकार बन रहा है, और इस Z ने कौन कौन से एंगल कवर किए? 3 और 7 किया। तो प्यारे बच्चों इसको भी मैं क्या कहूँगा? ये दोनों क्या हैं? इक्वल हैं, और इनको हम क्या कहेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर। और ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। 3 और 7 इक्वल होगा, 4 और 5 इक्वल होगा। 3 और 7 इक्वल होगा और 4 और 5 इक्वल होगा, ठीक है? इसके बाद अल्टरनेट आता है एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट आता है एक्सटीरियर एंगल। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है? बाहरी एंगल। मतलब इन दोनों लाइन के अंदर हम नहीं डिस्कस करेंगे, ऊपर जो 2 एंगल बचते हैं और नीचे 2 एंगल बचते हैं इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। दैट इज अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। क्या होगा? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होगा, ठीक है? देखिए बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ये दो पैरेलल लाइन से प्यारे बच्चों एक ऐसे ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, तो 2 अपोजिट एंगल बनेंगे ना, जैसे 2 8 के इक्वल होगा तो इसको मैं क्या कहूँगा? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कहूँगा। और 1 किसके इक्वल होगा? 6 के, तो इसको मैं क्या कहूँगा प्यारे बच्चों? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कहूँगा। क्या कहूँगा? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। क्लियर है? 2 8 के इक्वल हो जाएगा और 1 किसके इक्वल हो जाएगा? 6 के इक्वल हो जाएगा, तो इसको मैं क्या कहूँ? चलिए, तो ये क्या होता है प्यारे बच्चों? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। कौन कौन से एंगल होंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल? 2 के अपोजिट वाला 8 एंड 1 के अपोजिट वाला 6। नाउ आगे बढ़ते हैं। एक और आपका टाइप ऑफ एंगल बचा है, दैट इज को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल, देखिए पहली बात तो प्यारे बच्चों यहाँ पर इंटीरियर लिखा हुआ है, इसका मतलब इस लाइन से और इस लाइन के, इसके ऊपर और इसके नीचे हमने नहीं जाना है, ठीक है? तो 4 एंगल बचते हैं आपके 4, 7, 3 और 5। को इंटीरियर एंगल कौन से होंगे? इस लाइन के, जो ये ट्रांसवर्सल लाइन है ना प्यारे बच्चों, इसके एक साइड वाले एंगल्स का सम।
एक साइड वाले एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। दैट इज एंगल 4 और एंगल 7 कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। और उनको क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, को इंटीरियर एंगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, को इंटीरियर एंगल। सिमिलरली ऑन द राइट साइड, ये वाला जो साइड है आपका ट्रांसवर्सल लाइन का, दैट इज 3 और 5, जो अंदर वाले एंगल हैं, इनका भी सम प्यारे बच्चों क्या होगा, 180 डिग्री। और इन एंगल्स को प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है, को इंटीरियर एंगल। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, को इंटीरियर एंगल। सो दीज आर द टर्म्स जो हमने अभी डिस्कस की हैं। और प्यारे बच्चों, ये चैप्टर 6 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं कि आपको इन सभी चीज़ों का बेसिक से बेसिक ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखोगे, जिससे आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, जिससे आपको हर एक टर्म का बिल्कुल डेप्थ में, बिल्कुल मैंने निचोड़ आपको बता दिया है, वो सारी बातें आपको बिल्कुल याद हो जानी चाहिए, समझ में आ जानी चाहिए, जिससे हम चैप्टर नंबर 6 को समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट एक्सरसाइज 6.1। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू वेरी मच।